Hello everyone. Today our topic is dark reaction, right? In the last videos we have talked about light reaction, non-cyclic and cyclic photophosphorylation and also the chemiosmosis, and now we are going to start the process of dark reaction, right? डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज़ है, यानी लाइट रिएक्शन पहला फेज़ है। उसके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो हम जिस फेज़ में यूज़ करेंगे वो डार्क रिएक्शन है। एज यू कैन सी ओवर हेयर इन द इक्वेशन that these two things, that is NADPH and ATP, are produced in the light reaction and now we are using them in the dark reaction, right? किस तरह यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, राइट? पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन अकर विदाउट यूजिंग लाइट एनर्जी, राइट? ये वो रिएक्शन है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं करता है, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है जो कि लाइट एनर्जी से बनते हैं, डेट इज़ द NADPH एंड ATP। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये लाइट एनर्जी की वजह से बनते हैं, बट डार्क रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज़ नहीं होती है, ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये रात में होता है या डार्क टाइम में होता है, ये होता है उसी टाइम पे ही है, लाइट डे लाइट में ही होता है फोटोसिंथेसिस का ही, क्योंकि सेकंड फेज है इसलिए। इट कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑब्वियसली, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे और फिर डार्क रिएक्शन होगा। एब्सेंस ऑफ लाइट में उस केस में हो सकता है कि अगर हम ये एसिमिलेटरी पावर जिसे हम कहते हैं, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड, हम इन्हें कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। कौन से पावर? एसिमिलेटरी पावर, राइट? अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में हमें मिल जाएं और हम वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर दें, भले फिर लाइट की प्रेजेंस ना हो, देन भी डार्क रिएक्शन हो सकता है। एसिमिलेटरी पावर कहलाती हैं ये दोनों कंबाइंड, ठीक है? साइट क्या है डार्क रिएक्शन की? साइट है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन की साइट क्या थी? लाइट रिएक्शन की साइट थी थाइलाकोइड, राइट? लाइट रिएक्शन की साइड है थाइलाकोइड और डार्क रिएक्शन की साइड है हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओके? ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ये केल्विन एंड बेंसन, these two introduced the dark reaction as they used heavy isotope of carbon and then उन्होंने पूरा ट्रेस किया था प्रोसेस और एक्सप्लेन किया था। दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज Kelvin-Benson cycle, and Kelvin was awarded Nobel Prize in 1961 for his explanation on dark reaction also, okay? ना इसको हम अब रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी इसी का ही नाम है। ये क्यों कहते हैं ये आपको बेटर समझ आएगा जब हम इसे एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद, राइट? तो ये दोनों नाम इसके क्यों हैं ये हम डार्क रिएक्शन को समझने के बाद डिस्कस करेंगे, ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक प्रॉपरली, द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अभी क्या है, किस तरह होते हैं, ये सब अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? नाउ हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है प्लांट्स में, एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल समझ लीजिए जो स्ट्रोमा ऑफ उसमें स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिससे हम कहते हैं RUBP, राइट? RUBP मीन्स राइबुलोज बिस फॉस्फेट, राइबुलोज बिस फॉस्फेट, ओके? RUBP। दिस RUBP इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है? इसके 3 मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं डार्क रिएक्शन में। इसके 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे किसके साथ? यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, इसके भी 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, राइट? 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल RUBP के कंबाइन होंगे और हमें क्या देंगे? दिस विल गिव अस a substance which will be a 6 carbon molecule. See, दिस इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड और इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल यहाँ पे 15 कार्बन हैं, ओके? और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के, टोटल हमारे पास 18 कार्बन हो गए हैं, ओके? 18 कार्बन हो गए हैं, तो अगर 6 कार्बन वाला कोई सब्सटेंस बन रहा है, उसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? उसके 3 मॉलिक्यूल बनने चाहिए, जाहिर है, तो 3 6 से 18 हो जाएगा, ओके? बट ये जो सब्सटेंस है ये एक अनस्टेबल सब्सटेंस है, दैट्स वाई ये immediately breaks down into what? Into 3 carbon molecules,
ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, यू टेल मी। 6 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे 18 कार्बन है ना टोटल। लेट मी अगेन टेल यू दिस। 3 RUBP के मॉलिक्यूल्स जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल 18 carbon are reacting here and producing 3 molecules of 6 carbon, giving also again total of 18 carbon. Then ये एक unstable product है. Immediately it breaks down into a stable product which is a 3 carbon molecule. उसके 6 molecules बनेंगे. Okay, because 18 carbon हमें पूरे करने ना. ये जो 3 carbon substance है इसका नाम है PGA. इसका क्या नाम है, PGA. Okay, PGA mean phosphoglyceric acid or you can say phosphoglycerate. Okay, एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट भी है। RUBP में कितने फॉस्फेट हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, बिकॉज वी आर सेइंग ना बिस फॉस्फेट मीन 2 फॉस्फेट है। एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट हैं, 3 मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट हैं, 6 फॉस्फेट हैं। और यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, ये 3 कार्बन वाले 6 हैं, यानी हर एक मॉलिक्यूल के साथ एक एक फॉस्फेट पे लगा होगा और वो 3rd कार्बन पे लगा हुआ है। सो ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, राइट। पहला प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इस साइकिल के रिजल्ट में बना है वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। ओके, C3 साइकिल कहलाती है। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज को हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें रिडक्शन होती है और एक इसमें हम पेंटोज यूज़ कर रहे हैं, यानी 5 कार्बन वाली शुगर यूज़ कर रहे हैं जो कि राइबोलोज है। और राइबोज यू नो वेरी वेल के राइबोज एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, उसी का आइसोमर होता है राइबोलोज, वो भी एक 5 कार्बन की शुगर होती है, वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ पेंटोज। रिडक्शन इसमें हो रही है, तो रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जो शुगर है पेंटोज वो फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है, तो पेंटोज फॉस्फेट शुगर है, उसकी रिडक्शन हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। यू गॉट इट कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज C3 साइकिल एंड रिडक्टिव फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया सबको कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब ये है कि एक इनऑर्गेनिक कार्बन को आपने ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म में था, इसको हमने एक रिएक्शन करवा के बेसिकली इस स्टेबल ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एक ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली। तो इसे आप कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है रिडक्शन का। किसके रिडक्शन का, इस सब्सटेंस की रिडक्शन का, जो भी हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है ना एसिड, इसके रिडक्शन का। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रॉम केमिस्ट्री यू नो वेरी वेल कि जब आप किसी ऑर्गेनिक एसिड को रिड्यूस करवाते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे एल्डिहाइड बनता है। ओके, सो अब इसका एंड रिज़ल्ट इस स्टेप का रिडक्शन का एल्डिहाइड होने वाला है। अब वो किस तरह होने वाला है, नाउ यू विल सी दैट कि कौन रिड्यूस करवाएगा, किस तरह रिड्यूस करवाएगा। ओके, क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे होगा कि हमारे पास एक सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, और 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब चूँकि 2 फॉस्फेट्स हैं तो यू कैन राइट इट ओवर हेयर बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 क्यों लिखा है कि एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और एक फॉस्फेट 3rd कार्बन पे अटैच है, राइट। किस तरह से कि अगर ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है तो एक फॉस्फेट इसके फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, एक फॉस्फेट इसके 3rd कार्बन पे लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस तरह बन गया। एज यू नो कि एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है हर मॉलिक्यूल के साथ। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ATP आएंगे, राइट। ATP आएंगे और अपना फॉस्फेट यहाँ पे दे देंगे इस रिएक्शन में और यहाँ से ATP बन के आउट हो जाएंगे।
ओके, कितने ATP आने चाहिए हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, ये फॉस्फोग्लिसरेट के यू कैन सी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे ATP के। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे ATP के? 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे ATP के, और वो अपने फॉस्फेट लूज़ करेंगे और उससे हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें इसकी रिडक्शन करवानी है, तो रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। ठीक, हाइड्रोजन अब हम यहाँ पे कहाँ से लेंगे? एज यू नो कि ATP प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास लाइट रिएक्शन में, और दूसरा क्या प्रोडक्ट था जिसे हम एसिमेट्री पावर कर रहे थे? दैट वाज NADPH। ओके, NADPH जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इट कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंसेज वाइल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। हमें यहाँ पे रिडक्शन ही करवानी है। किसकी रिडक्शन करवानी है? इस ऑर्गेनिक एसिड की रिडक्शन करवानी है, जिसे हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह रहे हैं, और इसका एल्डिहाइड बनाना है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना करेगा? यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे NADPH, राइट। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे NADPH के मॉलिक्यूल्स को, और इस सब्सटेंस को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देंगे। ओके, उस एल्डिहाइड का नाम क्या है? उस एल्डिहाइड का नाम है G3P। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इफ़ यू कैन नोटिस कि यहाँ पे हमारे पास 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की, एक थर्ड कार्बन पे। यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट है और वो थर्ड कार्बन पे मौजूद है। ओके, एक फॉस्फेट, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल ने लूज़ कर दिया। टोटल यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसका मतलब यहाँ से 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ हो गए हैं। ओके, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से लूज़ हो गए। NADPH हमें कितने रिक्वायर्ड हैं? क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो ज़ाहिर है 6 NADPH रिक्वायर्ड हैं हर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ इस स्टेप में ओवरऑल हुआ क्या? इस स्टेप में हुआ कि 6 NADPH आए, उन्होंने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एसिड को रिड्यूस किया, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एल्डिहाइड, जो कि एक 3 कार्बन एल्डिहाइड है, ये प्रोड्यूस करवा दिया। ओके, इस दौरान 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लूज़ हो गए, और ये बिस फॉस्फेट से सिर्फ फॉस्फेट हो गया, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज़ द कार्बोहाइड्रेट विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, और इसे हम आगे यूज़ करके ग्लूकोज बनाएंगे। ओके, अब यू नो वेरी वेल कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि ये प्रोडक्ट अभी बना है, ये एक 3 कार्बन प्रोडक्ट है। ओके, होता है ये ऐसा कि ये जो 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, इन 6 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से बाहर आता है, बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स दोबारा साइकिल में ही एंटर हो जाते हैं। अब क्यों एंटर हो जाते हैं? वो इस तरह एंटर हो जाते हैं कि जिस तरह ये स्टेप है, ये पहला स्टेप जो हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, इसमें हमने एक स्ट्रोमा का सब्सटेंस यूज़ किया था RUBP। ओके, और ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर डार्क रिएक्शन होता रहेगा, इवेंचुअली इसका क्या रिज़ल्ट होगा कि RUBP ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर ऐसा हम नहीं चाहते हो, RUBP फिनिश ना हो, सारे यूज़ ना हो, तो हमें उसे रीजनरेट करवाना पड़ेगा। RUBP की रीजनरेशन के लिए इस 6 मॉलिक्यूल्स में से G3P के 5 मॉलिक्यूल्स दोबारा साइकिल में एंटर होते हैं, और 1 मॉलिक्यूल सिर्फ बाहर आता है। 5 मॉलिक्यूल्स क्यों एंटर होते हैं? 5 मॉलिक्यूल्स इस वजह से एंटर होते हैं कि एक RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, और उसके हमने 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं। टोटल कितने कार्बन हमने यूज़ किए हैं? 15 कार्बन्स को हमने यूटिलाइज़ किया है, तो दोबारा हमें 15 कार्बन्स ही चाहिए दोबारा पहले जैसी स्टेट में जाने के लिए। 15 कार्बन्स चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, उसके कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? उसके 5 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, राइट। 5 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड के, तो टोटल आपके पास 15 कार्बन हो जाएंगे, और उससे आप दोबारा ये RUBP रिजनरेट करवा सकते हैं। This is the last step of dark reaction, which is called as the regeneration of carbon dioxide acceptor या regeneration of RUBP, because RUBP ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, अब ये जो स्टेप हो रहा है रीजनरेशन का कि ये 5 मॉलिक्यूल्स G3P के RUBP बना रहे हैं, तो ये किस तरह हो रहा है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल फॉस्फेट है, यहाँ पे डबल फॉस्फेट हो गए हैं। सो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, राइट। हियर यू सी क्या बना था हमारे पास लास्ट सब्सटेंस हमारे पास था G3P मॉलिक्यूल। ओके, G3P मॉलिक्यूल कितने हम लोग के पास थे? 6 मॉलिक्यूल्स थे हम लोगों के पास G3P के। ओके, 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया था बाहर, बाकी हमारे पास बचे थे 5 मॉलिक्यूल्स बचे थे। ओके, 5 मॉलिक्यूल्स बचे थे 3 कार्बन कंपाउंड के। ये एक 3 कार्बन
कंपाउंड है। इसके 5 मॉलिक्यूल्स हम लोग के पास बचे हैं। ये 5 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, के 5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, वो 3 कार्बन कंपाउंड है G3P, और हर मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट है। ओके, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगी और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है 5-राइबुलोज फॉस्फेट। क्या नाम है, 5-राइबुलोज फॉस्फेट, 5-राइबुलोज फॉस्फेट, नॉट बेस फॉस्फेट। क्यों बेस फॉस्फेट नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल कार्बन है। ओके, और सिंगल फॉस्फेट है, सॉरी। 5-राइबुलोज फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है। इस तरह के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एक राइबुलोज है, राइबुलोज मीनिंग कि 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड है तो उसे कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, इन 15 कार्बन्स को यूटिलाइज़ करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, राइट। 3 मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास बनेंगे राइबुलोज फॉस्फेट के बाय रीअरेंजमेंट ऑफ दीज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P विच इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं राइबुलोज फॉस्फेट के, यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल थे G3P के, राइट, यानी 5 फॉस्फेट थे। हर मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट था, तो 5 फॉस्फेट थे। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं RUP के, राइबुलोज फॉस्फेट के, और हर मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट है, यानी 5 फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट पे आ गए हैं हम। बाकी 2 फॉस्फेट कहाँ गए, बाकी 2 फॉस्फेट यहाँ से लूज़ हो गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ से लूज़ हो गए बाकी के 2 फॉस्फेट। ओके, यहाँ पे यू कैन राइट इट ओवर हेयर कि बाकी के 2 फॉस्फेट यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ हो गए। कितने, 2 फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ हो गए, बाकी के 3 फॉस्फेट इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, राइबुलोज फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गए। अब हमें जनरेट क्या करना है, जनरेट एक्चुअली हमें करना है RUBP यानी राइबुलोज बिस फॉस्फेट, और उसके 3 ही मॉलिक्यूल हमें रीजनरेट करने हैं। तो यानी अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करने के लिए 3 फॉस्फेट चाहिए, ताकि हर एक को हम डबल फॉस्फेट दे सकें। सो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 3 ATP की एंट्री होगी, 3 ATP मॉलिक्यूल आएंगे, अपना फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ करेंगे और 3 ADP की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएंगे। 3 ATP अपना फॉस्फेट यहाँ पे दे देंगे इस सब्सटेंस को, तो ये क्या बना देगा, RUBP। 5th पोजीशन पे तो पहले एक फॉस्फेट अटैच था, अब ये नया आने वाला फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा, ये 1st पोजीशन पे अटैच होगा। तो ये हम कहेंगे 1,5-राइबुलोज बिस फॉस्फेट, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके वही 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। दिस इज़ द रीजनरेशन स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन। होप यू गॉट इट, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। G3P के 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की वजह से। 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हमने करवाई थी और साइकिल चलाई थी, उसके रिजल्ट में हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हुए थे। 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स के, तो टोटल हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी हमें नीड नहीं है। रीजनरेशन के लिए हमें 15 कार्बन्स चाहिए, क्योंकि हमें 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं 5 कार्बन कंपाउंड के, जो कि राइबुलोज बिस फॉस्फेट है। ओके, तो एक मॉलिक्यूल G3P का स्ट्रोमा साइकिल से बाहर आ जाएगा। बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, यानी G3P के टोटल 15 कार्बन हम यूज़ करेंगे 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के बनाने के लिए। 5 कार्बन कंपाउंड है राइबुलोज फॉस्फेट, इसके 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो हमें 15 कार्बन चाहिए, तो हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे जो 5 फॉस्फेट्स हैं उसमें से 2 फॉस्फेट को लूज़ होना होगा, ताकि हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक फॉस्फेट आए, तो यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ हो जाएंगे। ठीक, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे हो गए लूज़। अब क्या है, अब हमें आखिर में प्रोडक्ट तो ये चाहिए ना, डबल फॉस्फेट वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो अब क्या होगा कि इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ एक एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए 3 ATP इंट्रोड्यूस होंगे, अपना फॉस्फेट लूज़ करेंगे, और हर एक मॉलिक्यूल के साथ राइबुलोज फॉस्फेट के एक न्यू फॉस्फेट अटैच हो जाएगा उसके 1st कार्बन पे, और बना देगा 1,5-राइबुलोज बिस फॉस्फेट। यहाँ पे ये बिस नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट है, यहाँ पे ये बिस हो गया, यानी यहाँ पे डबल फॉस्फेट आ गया है। 5th पोजीशन पे पहले ही था, 1st कार्बन पे हमने एक और लगा दिया है, और यहाँ पे टोटल 3 ATP यूज़ हुए, ठीक, इस रीजनरेशन के स्टेप में। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम थोड़ा
आउटकम देख लेते हैं इस डार्क रिएक्शन का कि क्या है, इसमें हमने इनपुट क्या दिया और इसका हमने आउटकम क्या निकाला। ओके, इनपुट क्या था? इनपुट हमारा था यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ओके, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स किस लिए थे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स से हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है G3P का। बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स तो दोबारा से साइकिल के अंदर आ गए, तो हमारा नेट गेन क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल G3P का, और जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और हमें इवेंचुअली बनाना है ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए G3P के, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए G3P के, तो हमें यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होंगे। हर चीज़ को अब हम डबल करते चले जाएंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होंगे, 6 RUBP रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ATP कितने रिक्वायर्ड होंगे? यहाँ पे 12 ATP रिक्वायर्ड होंगे। NADPH, यहाँ पे 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। ओके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने लूज़ होंगे? 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ होंगे। तो एज अ रिज़ल्ट 12 G3P बनेंगे। उन 12 में से 10 दोबारा साइकिल में चले जाएंगे और बाकी के 2 ग्लूकोज बनाने में काम आएंगे, ठीक है। इसी तरह से रीजनरेशन के स्टेप में देखते हैं। रीजनरेशन के स्टेप में क्या है? रीजनरेशन के स्टेप में हमारे पास ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, इसको डबल कर देंगे, यहाँ पे 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 ATP रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें 6 ATP रिक्वायर्ड होंगे, 6 ATP रिक्वायर्ड होंगे, और यहाँ पे 6 RUBP बन जाएंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिए थे 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें एक 6 कार्बन की शुगर बनानी है। ओके, सो अब हम लिख लेते हैं इसको। ओके, सो नाउ सी हियर, red colored reactions are carbon dioxide fixation. Now see here, this is the complete dark reaction, dark cycle completely. I have written this over here. Okay, the red colored reactions are carbon dioxide fixation, blue colored are the reduction steps, and the pink one are the regeneration. Okay, so as you know कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल 2 G3P चाहिए। 2 अगर G3P चाहिए तो हम यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहे हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक को गेन करवाने के लिए, एक G3P प्रोड्यूस करने के लिए हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया था। ओके, सो अभी हमें क्योंकि 2 G3P बनाने हैं तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होंगी, 6 RUBP के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। ओके, और एज अ रिज़ल्ट 6 मॉलिक्यूल बनेंगे इस 6 कार्बन कंपाउंड के, जो कि अनस्टेबल था, और ये इमीडिएटली टूट जाएगा किसमें? स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड में। और उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? उसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। ATP हमें कितने रिक्वायर्ड थे? ATP हमारे पास यहाँ पे 6 रिक्वायर्ड थे इन 6 मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी अगर ये मॉलिक्यूल्स 12 हो गए तो यहाँ पे ATP भी 12 हो जाएंगे, राइट। ये हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 ATP रिक्वायर्ड होंगे हमें, ठीक। देन ये 6 बन रहे थे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे अभी ये 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, इन 6 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए 6 NADP रिक्वायर्ड थे। अगर ये मॉलिक्यूल्स 12 हो जाएंगे यहाँ पे, देन हमें 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये 12 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, 2 बार हमें चाहिए क्योंकि G3P 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो यहाँ पे भी 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होंगे। ओके, एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे 12 G3P मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जिसमें से 10 मॉलिक्यूल्स दोबारा साइकिल में एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स गेन हो जाएंगे, जो कि कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाएंगे बाय द रिवर्स स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस में भी ये सबस्ट्रेट होता है G3P, एक सब्सटेंस, एक यू कैन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में। अगर हमें दोबारा ग्लूकोज बनाना है तो जहाँ पे ये G3P बन रहा है वहाँ से नीचे पायरुवेट की तरफ जाने के बजाय हम दोबारा ऊपर की तरफ ग्लूकोज की तरफ चलेंगे, तो इस तरह ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से होगा इन 2 G3P के मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके, ठीक। बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर लिए थे, जो कि अभी 10 हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 G3P मॉलिक्यूल्स टोटल गेन करवाए हैं, तो 2 नीचे हमारे पास आ गए हैं, और बाकी के 10 जो हैं वो ऊपर वापस साइकिल में एंटर हो जाएंगे। इन 10 मॉलिक्यूल्स में से अब कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होंगे? इन 10 मॉलिक्यूल्स में से अब 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होंगे। ओके, 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होने के बाद RUP कितने बनेंगे? RUP यहाँ पे हमारे पास अब 6 बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P में से 5 दोबारा एंटर हो रहे हैं, उन 5 से 3 RUP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो अब 10 से 6 RUP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे ATP कितने रिक्वायर्ड थे? इन 3
राइबुलोज फॉस्फेट को डबल फॉस्फेट करने के लिए 3 ATP रिक्वायर्ड थे। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे RUP के, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 6 फॉस्फेट रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे ATP क्वांटिटी भी 6 हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट 6 RUBP के मॉलिक्यूल्स जो कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे थे दोबारा हमें गेन हो जाएंगे। ओके, तो टोटल अब अगर आपको लिखना हो नेट गेन तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, कहते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, 6 ही RUBP रिक्वायर्ड है। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायर्ड है यू कैन सी ओवर हेयर। टोटल ATP हमें कितने चाहिए, 12 यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और 6 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। टोटल हमें कितने ATP चाहिए, 18 ATP रिक्वायर्ड हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो लिख लेते हैं अब हम यहाँ पे ATP कितने चाहिए, 18 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, NADPH कितने रिक्वायर्ड हैं, लेट्स सी ओवर हियर। NADPH हमारे पास यहाँ पे 12 हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ कितने हो रहे हैं, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं, 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूज़ हो रहे हैं। और NADP हमने कितने देखे थे, NADP हमारे पास NADPH कितने रिक्वायर्ड है, NADPH हमारे पास 12 हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सो दीज you can see above the line are the inputs that we require for producing 1 molecule of glucose, and below the line are the substances that are produced by this cycle, that is 6 inorganic phosphate रिलीज़ हो रहे हैं। और क्या रिलीज़ हो रहा है, 2G3P के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे जो कि कंबाइन होंगे रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से और बनाएंगे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। राइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल and let us finish this over here. If you have any question about this topic or any other topic, so write it in the comment section. I'll try to answer it as soon as possible. If you like my video, give it a thumbs up and subscribe to the channel, and also share it with your friends. Right, we will meet now in the next lecture with a new topic. Till then, bye bye, thanks for watching.